आओ दोस्तों, आज बात करते हैं एक महान क्रांतिकारी नेता के बारे में जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। आज है 21 अक्टूबर। आज से 77 साल पहले 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना होती है, जो कि हमारे देश के क्रांतिकारी युवा के लिए एक मिसाल, एकता के सूत्र में बांधने का एक बहुत ही बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन है, जिनका मानना था कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, स्वतंत्रता ली जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक ऐसा नारा जो हर एक युवा के रगों में अलग ही जोश पैदा करने वाला है, तो उनके बारे में आज बात करते हैं। 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद सरकार। कैसे आज़ाद हिंद सरकार बनी? उस टाइम में, जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, हमारे देश पर भी ब्रिटिश का एक अस्तित्व था, पूरा गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। लेकिन उस टाइम में 9 देशों से गवर्नमेंट को मान्यता मिलनी और वहाँ पर मणिपुर में जाकर तिरंगा फहराना, जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपना और उनका नाम शहीद व स्वराज रखना एक बहुत ही बड़ी भूमिका थी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक बात करें तो इनका जो अस्तित्व था, यदि बात इनके पॉलिटिकल कैरियर की जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना, कांग्रेस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन की बात करें या त्रिपुरी अधिवेशन की बात करें, इनमें अध्यक्षता पाना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम गांधी एरा पीक पॉइंट पर था और इसी के बीच सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस में एक बहुत ही बड़े ओहदे पर पहुंचाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी बीच इंग्लैंड जाकर आईसीएस में 4th रैंक प्राप्त करना, जो कि उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी। ये हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी का एक महान व्यक्तित्व दिखाता है कि वो एक बहुत ही महान क्रांतिकारी नेता थे और उन्होंने आज 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार को किस प्रकार से गठन किया, किस प्रकार से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और किन अलग अलग देशों में जाकर एक पूरी सेना तैयार करते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल आर्मी, INA का आपको नाम सुना ही होगा। पूरी आर्मी को एक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना, ये उनका एक बहुत ही अलग ही व्यक्तिगत सोच और उनकी मेहनत ये डिपेंड करता है। तो आज हम इन क्लास में बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की जर्नी, उनका पॉलिटिकल कैरियर, उनके पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मेरा नाम है मनोज सिंह। आओ दोस्तों, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिटेल से। उनके एक स्लोगन के साथ स्वतंत्रता दी नहीं जाती, स्वतंत्रता ली जाती है। और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे अब हम डिटेल में। जैसा कि आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, जिनके पिता का नाम जानकीनाथ दास जी था तथा माता का नाम प्रभावती देवी था। इन्होंने ग्रेजुएशन की थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1919 में, तथा इसके बाद उनके माता पिता ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इन्होंने यहाँ से 1920 ईस्वी में, जैसा कि आपको सबको पता ही है, एंटर हुए थे ICS, जो कि आजकल हमारा IAS जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, उस टाइम पे ICS की परीक्षा जो कि इंग्लैंड में होती थी, और उसमें NAC की परीक्षा में बैठे वो, और उन्होंने एक परीक्षा पास की NAC
उन्होंने एक रैंक भी हासिल किया, वो 4th रैंक यहाँ पर आए। परंतु लगातार देश की गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण वो वहाँ से वापस आ जाते हैं इंग्लैंड से, और 1921 ईस्वी में जब भारत लौटते हैं तो उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है CR दास मतलब चित्तरंजन दास जी से, और साथ ही साथ उनकी मुलाकात होती है MK गांधी यानी महात्मा गांधी जी से, मोहनदास करमचंद गांधी जी से। इसी के बीच इस संगठन से जुड़ने के बाद वो प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि भारत आने वाले होते हैं उनका अपोजिशन करते हैं, और 10 दिसंबर 1921 ईस्वी में वो फर्स्ट टाइम उनको जेल में डाल दिया जाता है। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस जी टोटल बोलेंगे तो हम यहाँ पे लगभग 11 बार जेल पर गए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 10 दिसंबर 1921 है उसमें फर्स्ट टाइम उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद 1923 ईस्वी में CR दास जी कलकत्ता के मेयर बनते हैं, और जैसा कि पता है कि कलकत्ता का मेयर बनने के बाद उनको सुभाष चंद्र बोस जो कि ICS के एक महान उपाधि उस टाइम की मतलब 4 रैंक जो उन्होंने प्रदान मिली थी, उसको एबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को एक CEO पद, मतलब जो कलकत्ता के मेयर थे CR दास ने उनको एक CEO पद दिया था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद मिला, और ये एक बहुत बड़ा ओहदा था उस टाइम के लिए। और इसी के बाद में यदि बात हम सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों की करेंगे तो अंग्रेजों को ऐसा लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो इसमें एक एबिलिटी है, क्वालिटी है, जो कि इतने बड़े पद पर लगातार आप यदि डायरेक्ट इस पोस्ट पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पर चल रही थी। तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में इनको मांडले जेल में भेज दिया जाता है, और मांडले जेल में जब इनको भेज दिया जाता है तो वापस जो इनको रिहाई किया जाता है वो 1927 ईस्वी में किया जाता है। लेकिन इसी के बीच CR दास जी की 1925 ईस्वी में डेथ हो जाती है। एक बात मैं बता दूं आपको कि जब CR दास की डेथ होती है तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी मांडले जेल में ही होते हैं, और CR दास जी एक राजनीतिज्ञ थे और इसी बीच वो एक महान क्रांतिकारी भी थे। और जैसा कि आपको पता है कि CR दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु भी थे। उसके बाद 1928 ईस्वी में वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ से एक डिमांड लेके आते हैं कि हमें जो फ्रीडम चाहिए वो पूरी फ्रीडम चाहिए, इसमें कोई भी कमी या बेसी नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी डिमांड करते हैं कि हमें कम से कम अंग्रेज़ों के द्वारा हमें डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा, मतलब उपनिवेश का दर्जा तो कम से कम हमें मिले ही। परंतु सुभाष चंद्र बोस इसकी से डिनाई कर देते हैं और कंप्लीट फ्रीडम की मांग करते हैं। और जैसे कि पॉलिटिकल कैरियर के बारे में इनकी बात करें तो हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के जनवरी 1938 ईस्वी में हरिपुरा, जो कि हरिपुरा आप कमेंट में भी बता सकते हो कहाँ पे है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन जो कि लगातार मीटिंग होती रहती है इनकी, आप इसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। और उसके बाद 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भी, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में भी इनको अध्यक्ष पद मिलता है। लेकिन जब त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता से पहले जो वोटिंग होती है तो गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट, जो कि आपको पता भी होगा कि पिटाभी सीतारमैया जी को यहाँ पर लेके आते हैं, और वो सुभाष चंद्र बोस जी से
हार जाते हैं, जिससे गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं। अध्यक्ष पद बनने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो भी कार्य करती है उसके लिए उनका एक सिस्टम होता है कि जो भी आप काम करोगे वो गांधी जी से एडवाइस लें उसके बारे में। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से एडवाइस करने के लिए जाते हैं, एडवाइस लेने के लिए जाते हैं, तो गांधी जी कोई आंसर रिप्लाई नहीं करते और वो मना कर देते हैं। तो इससे सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा अलग सा महसूस होता है कि इन्होंने सलाह देने से मना क्यों कर दिया। तो इसी के बीच गांधी जी त्रिपुरी अधिवेशन से अपना त्याग पत्र दे देते हैं और एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस जी त्याग पत्र देते हैं अपना, तो इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता दी जाती है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1938 में मुकुर, एक कानपुर के पास जगह है, वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। और उसके बाद ये, जैसा कि आपको पता है, 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को लगता है कि हमें जो फ्रीडम मिलेगी वो जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटेन के खिलाफ हैं, जो कंट्रियां, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि पूरे विश्व में एक भयंकर युद्ध चल रहा होता है। तो जो कंट्री ब्रिटेन के खिलाफ है, जैसे कि जापान, जर्मनी, क्यों नहीं सिंगापुर, क्यों नहीं उन कंट्रीज की हेल्प ली जाए, उनसे कुछ हेल्प मिलेगी तो यहाँ पे हम ब्रिटेन से कुछ लड़ने में हमें मदद मिलेगी। और इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए वो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो भी मेंबर होते हैं उनसे वो हेल्प लेके और फिर वो बाहर जाते हैं, जैसा कि काबुल होते हुए कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर और पेशावर से काबुल होते हुए वो जर्मनी को जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि 1939 में एक लेटर लिखते हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं चाइना के उस टाइम के, चांग काई शेक जी को, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो अब यूएसएसआर जाते हैं और वहाँ पर मीट करते हैं जापान के एम्बेसडर से। चलो अब देखते हैं, जैसे कि 20 मार्च की बात करते हैं। 20 मार्च 1940 ईस्वी को यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या ब्रिटिश के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस जी ऐलान कर देते हैं, मतलब वॉर का ऐलान कर देते हैं। परंतु इसी बीच जुलाई 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। किस केस में अरेस्ट करते हैं, इनकी बात करते हैं। कलकत्ता में एक होलैंड स्मारक है जो कि क्रांतिकारियों ने उसको डिमोलिश कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। उस केस में सुभाष चंद्र बोस जी को जुलाई 1940 ईस्वी में 1940 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जी इसका विरोध करते हैं कि हमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के हमें गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच वो नवंबर 1940 में हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिससे उनको 17 दिसंबर 1940 को जेल से तो रिहा कर देते हैं, परंतु उनको नज़रबंद रखा जाता है। इसी बीच मौका पाते वो प्लान बनाते हैं कि हेल्प ली जाए अदर कंट्रीज़ की। मतलब जैसा कि हम बोल रहे थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ जो कंट्रियाँ थी, जो मित्र राष्ट्र थे, उनमें जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इस प्रकार से जो भी कंट्रियाँ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो ब्रिटेन के खिलाफ थी, उनकी अब वो हेल्प लेते हैं। और वहाँ से कलकत्ता से जर्मनी का एक जो जर्नी होती है वो कैसे पूरा करते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि वो जर्मनी जाते हैं तो सबसे पहले वो कोलकाता से
दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो दिल्ली स्टेशन पर उतरते नहीं, क्योंकि उनको डाउट होता है कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हैं वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वो दिल्ली के एक पहले स्टेशन से वहाँ उतर जाते हैं। वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आपको 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, उसी के ही मेंबर यहाँ पर आ जाते हैं इनको लेने। और उसके बाद वो पेशावर जाते हैं, और पेशावर जो ट्रेन से जाते हैं उस ट्रेन का नाम होता है फ्रंटियर लाइन। फ्रंटियर लाइन बोल दो, मेल बोल दो, ऐसे। और पेशावर के बाद वो काबुल होते हुए जर्मनी जाते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी में उनको क्या क्या हेल्प मिली, कैसे वो प्लान बनाते हैं। तो उनको जर्मनी जाने के लिए एक फेक पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये फेक पासपोर्ट भी हमारा अकबर शाह, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के ही मेंबर होते हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं उनको। और उनका जो डेजिग्नेशन दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर के रूप में। और इनका जो नाम दिया जाता है वो मोहम्मद जियाउद्दीन दिया जाता है, और कंपनी का नाम दिया जाता है द एम्पायर स्टेट्स ऑफ इंडिया इंश्योरेंस। और एड्रेस की बात करेंगे हम, तो एड्रेस सिविल लाइंस जबलपुर एमपी, ये एक इनके पासपोर्ट पर एक एड्रेस जो होता है वो दिया जाता है, ताकि इनको कोई पहचान ना सके। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि काबुल होते हुए जाते हैं वो तो जर्मनी, तो वेस्टर्न वो ड्रेस भी लेते हैं और वेस्टर्न नेम है, मतलब वेस्टर्न नेम का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं 18 मार्च 1941 की, जो कि उस टाइम यूएसएसआर था। वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर मॉस्को में वो स्टालिन से मीट करते हैं, जो उस टाइम के बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन होते हैं। और इसके बाद 3 अप्रैल 1949 को वो बर्लिन पहुँचते हैं। बर्लिन पहुँचने के बाद अब एक एम्बेसडर होते हैं वहाँ पर, रोबेन ट्रूप, उनसे मुलाकात करते हैं। रोबेन ट्रूप जी की बात हम करें तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत हेल्प करते हैं, हर तरीके से इनको प्रोवाइड करते हैं कि भाई कैसे आप अपनी जो भी लिगेसी है या एक्टिविटी है रिलेटेड टू फ्रीडम, इंडियन स्ट्रगल्स इन जर्मनी, जापान एक्सेट्रा। तो यहाँ स्टालिन से मीट करने के बाद ये 3 अप्रैल 1949 को, जैसा कि आपने बताया था कि पता हुआ है कि जर्मनी पहुँच जाते हैं। तो वो रोबेन ट्रूप के सहायता लेते हुए हिटलर से मीट करते हैं। यहाँ पर हिटलर इनको पब्लिकली नेताजी के नाम से पुकारते हैं। और यदि बोला जाए कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की जो उपाधि है वो किसने दी, तो यहाँ पर हम हिटलर जी का के बारे में बताते हैं। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम की बात करें तो जो अफ्रीकन जेल में और जो जर्मनी की जेल में जो इंडियन स्ट्रगलर थे, जो कैदी थे, वो फर्स्ट टाइम नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस के लिए यूज़ करते हैं। परंतु जो पब्लिकली इन्होंने बताया था, तो इसलिए हम हिटलर का आंसर करते हैं क्वेश्चन में। अब जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने फ्री इंडिया एक सेंटर की स्थापना की थी, और इसी के साथ 3 रेडियो स्टेशन जो कि फ्री थे वो भी स्टार्ट किए, सुभाष रेडियो स्टेशन के नाम से, आज़ाद मुस्लिम स्टेडियम के नाम से, और कांग्रेस रेडियो स्टेशन के नाम से। इसी बीच अब दिसंबर 1941 में वो जर्मन कमांडर एना बर्ज से भी मुलाकात करते हैं, और यहाँ पर कमांडर की सहायता से, एना बर्ज की सहायता से वो इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगलर होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनको रिहा करवाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने बात करें राष्ट्रीय गान की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो राष्ट्रीय गान था जन गण मन, उसको भी ये यहाँ पे ही अपनाते हैं। और 26 जनवरी 1942 ईस्वी को रविंद्रनाथ जी का जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, को यहाँ अपना लेते हैं ये, और एक ध्वज फहराते हैं
तिरंगा फहराते हैं जिनके ऊपर सिंबल होता है जंपिंग लॉयन का। मतलब जैसे कि आज के टाइम बात करें कि हमारा जो अशोक चक्र है, तो वहाँ उस टाइम पे 1942 को यहाँ पर जंपिंग लॉयन का सिंबल होता है। और 8 फरवरी 1943 में ये जापान में एक स्पीच देते हैं, जापान में स्पीच करते हैं, जापान की पार्लियामेंट पहुंचते हैं, जापान में एक स्पीच देते हैं। और कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी से मुलाकात करते हैं। यहीं पर भी जापान में ही कैप्टन मोहन सिंह आईएनए की, जो इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड रास बिहारी बोस जी के कहने पर इनको सौंप दी जाती है। चलो दोस्तों, अब ये आप देख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलो अब बात करते हैं आईएनए की, इंडियन नेशनल आर्मी। जैसे कि आपको पता है कि 8 फरवरी 1943 में रास बिहारी बोस जी का एक मैसेज मिलता है सुभाष चंद्र बोस जी को कि आप अब आइए, जापान में आइए। और जापान में आने के बाद, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, कि जापान के पीएम तोजो, जो उस समय तत्कालीन पीएम होते हैं, उनसे वो मीट करते हैं और साथ ही साथ जापान की पार्लियामेंट को वो संबोधित करते हैं और वहाँ अपनी स्पीच देते हैं। वैसे जापान की पार्लियामेंट को एक और नाम बताया जाता है, जैसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। इसी बीच वहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह से भी मुलाकात होती है और रास बिहारी बोस जी से भी वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी मिलते हैं। और आईएनए, जो इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड सुभाष चंद्र जी को सौंप देते हैं कैप्टन मोहन सिंह। और आगे बात करते हैं हम इंडियन नेशनल आर्मी की। तो इसके बाद जैसे ही कमांड ले लेते हैं आईएनए की, तो वो अब मूव करते हैं सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर से वो एक नारा देते हैं, मार्च टू दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र जी अपने सैनिकों को दिल्ली चलो का नारा देते हैं। और इसी के साथ वो सिंगापुर में एक वुमेन रेजिमेंट, जिसको रानी झांसी रेजिमेंट भी बोला जाता है, एक नाम देते हैं। और इसकी हेड जो बनाते हैं वो लक्ष्मी स्वामीनाथन, या आप कह सकते हो लक्ष्मी सहगल जी। इसी के साथ 21 अक्टूबर 1943 को एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, जिसके जो हमारा एक मेन मकसद है कि आज हम 21 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट हमारी बनती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जिसमें पीएम भी सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, फॉरेन भी डिपार्टमेंट भी, डिफेंस डिपार्टमेंट भी वो अपने पास रखते हैं। लेकिन यदि बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो यहाँ पर कर्नल एमसी चटर्जी को वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देते हैं। और इसी के साथ और बात करें ब्रॉडकास्टिंग की, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की बात करें, तो एस.ए. अय्यर जी को वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर का पद देते हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को 9 कंट्रीज से हमें परमिशन मिल जाती है और मान्यता मिल जाती है टेम्परेरी गवर्नमेंट की, इंडियन टेम्परेरी गवर्नमेंट की। इसके बाद हम बात करें कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, उसकी जो कैपिटल हमें जो बनाई उस टाइम पे रंगून को बनाया, जो ब्रह्मा के नाम से भी, आप ब्रह्मा बोल सकते हो, ब्रह्मा के नाम से भी जानते थे। नवंबर 1949 को जापान पीएम ने एक बड़ी घोषणा करते हैं और अंडमान एंड निकोबार, जो कि पहले जापान के अंडर में था, जापान का कब्जा था, उसको सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप देते हैं। और जब सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान एंड निकोबार जाते हैं, तो वो इन दोनों को एक नाम देते हैं, वो स्वराज नाम देते हैं और शहीद नाम देते हैं। तो अंडमान को शहीद द्वीप के नाम से
पुकारते हैं और जो निकोबार द्वीप समूह है उसको स्वराज नाम देते हैं। बात करें रंगून की तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी 3 ब्रिगेड की स्थापना करते हैं, 3 ब्रिगेड बनाते हैं। इनका भी नाम आप देखोगे तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड की। फर्स्ट टाइम इंडिया जो अब एंटर करता है भारत की धरती पे वो करता है मणिपुर में। मणिपुर में एंटर करने के बाद ये अपना एक डाक टिकट जारी करते हैं। डाक टिकट जारी जो करते हैं वो जापान और जर्मनी की सहायता से। इसी के बाद साथ ही वो तिरंगा फहराते हैं यहाँ पर मणिपुर में, और ये जो तिरंगा फहराते हैं ये फहराते हैं एस.के. मलिक के द्वारा। और एक बैंक भी स्थापित करते हैं जिसमें 10 रुपये से लेकर और 1 लाख रुपए तक की जो करेंसी है वो इशू की जाती है। यदि करेंसी के पिक्चर की बात करें तो हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की पिक्चर भी लगाई जाती है करेंसी के ऊपर, और वो 1 लाख रुपए की जो नोट होती है उसके ऊपर हमें सुभाष चंद्र बोस जी की जो पिक्चर है वो देखने को मिलती है। 4 अगस्त 1944 में वो रंगून से एक स्पीच देते हैं रेडियो पर, जो कि गांधी जी के लिए होती है, और वो फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता का जो उपाधि है वो गांधी जी को यहाँ पर देते हैं। और इसी के साथ एक नारा है जो हमारे सैनिकों जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं आज़ादी की, उन सैनिकों का उत्साह उसको मोटिवेट करने के लिए एक नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब बात करते हैं एक दुखद घटना। वैसे कई बुकों में आपको ये अलग अलग घटनाएं मिलेंगी इनके डेथ से रिलेटेड, लेकिन कुछ ज़्यादातर बुकों में 18 अगस्त 1945 को टोक्यो में प्लेन क्रैश होता है। सिंगापुर से जब वो टोक्यो जाते हैं तो प्लेन क्रैश हो जाता है। तो प्लेन का नाम जो होता है सेलिन 97.2, और जो पायलट नेम होता है वो ताकीजावा, और जो डेथ का अनाउंसमेंट होता है वो होता है टोक्यो रेडियो स्टेशन से 25 अगस्त को। तो दोस्तों आज आज़ाद हिंद सरकार की जो 75वीं वर्षगांठ 2018 में पीएम मोदी ने अनाउंस की थी। रेड फोर्ट म्यूज़ियम आपको पता भी होगा। तो ये एक स्पेशल क्लास थी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के। ये था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसे ही वीडियो के बारे में आपसे आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।